सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू टाइप का टॉप 200 प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो एक एक प्रश्नों को आसानी के साथ समझेंगे और एक एक प्रश्नों को आसानी के साथ हल करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आसानी के साथ हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो जो अंग्रेजी का शब्द जो मैक्रो है, जिसका अर्थ होता है समष्टि, तो ये किस भाषा के शब्द से लिया गया? तो मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बृहद या विशाल, या मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन डैश है। तो चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चयन की समस्या उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में है, ठीक है, और हमारी आवश्यकता अनंत है। हमारी आवश्यकता खत्म नहीं होती है, लेकिन पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है, यानी दुर्लभ है। तो चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि हमारे साधन दुर्लभ है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु के अवतल होने का कारण क्या है? देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का आकार इस तरह का होता है, मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। इसको मूल बिंदु कहा जाता है, इसकी ओर अवतल होता है। तो अवतल मूल बिंदु की ओर क्यों होता है? क्योंकि हमारी अवसर लागत बढ़ती जाती है, यानी बढ़ती सीमांत अवसर लागत बढ़ने के कारण मूल बिंदु की ओर अवतल होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दो तरह की अर्थशास्त्र 2 तरह की होती है, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं की छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी बड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यापक यानी बड़े आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, नहीं ये समष्टि में आ जाता है, यानी कथन गलत है। ऑप्शन बी है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंध राष्ट्रीय आय निर्धारण से, नहीं राष्ट्रीय आय का निर्धारण समष्टि क्षेत्र में किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है, तो सामूहिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी ये भी कथन गलत है। ऑप्शन डी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई यानी छोटे छोटे आर्थिक इकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन यानी धन के राष्ट्र के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से? ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था में 3 तरह की हमें केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है। पहली समस्या ये आती है कि क्या उत्पादन करें या कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करें। दूसरी समस्या ये आती है कि वस्तु का उत्पादन कैसे करें, और तीसरी समस्या ये आती है कि किसके लिए उत्पादन करें। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि उत्पादन के तकनीक के चयन से, ठीक है, तो उत्पादन के तकनीक के चयन से होगा वस्तु का उत्पादन कैसे करें, किस प्रकार वस्तु का उत्पादन करें। तो उत्पादन के तकनीक के चयन से है कि कैसे उत्पादन करें, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये है तो संतुलन के अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेंगे? ठीक है, देखिए अब वस्तु की इकाई दिया गया है और कुल उपयोगिता दिया गया है, यहाँ पर निकालने बोला है कि संतुलन की अवस्था में, ठीक है। संतुलन की अवस्था कब होती है? संतुलन की अवस्था तब होती है जब सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कीमत के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कीमत कितना दिया गया है? 5 इकाई दिया गया है, तो यहाँ पर 5 दिया गया है, और सीमांत उपयोगिता जिस इकाई में 5 आएगा तो वही हो जाएगा उसकी संतुलन की अवस्था। तो सबसे पहले यहाँ पर सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे? जिस इकाई की निकालेंगे उस इकाई को माइनस उसकी पहले की इकाई, जिसकी पहले इकाई वाला तो 10, इसमें पहले वाले में कुछ नहीं है, यहाँ पर 10 होगा। यहाँ पर 2 वाला में निकालेंगे तो 18 माइनस 10, यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर 3 वाला में लेंगे 25 माइनस 18, तो 25 में 18 जाएगा कितना होगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। 31 में 25 जाएगा तो कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर 36 में
31 जगह पर कितना होगा 5 होगा, और हमारी कीमत भी 5 दिया गया है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है। तो कौन सी इकाई में आ रहा है, ये 5वीं इकाई में आ रहा है, ठीक है। तो यानी 5वीं इकाई में संतुलन में होगा। तो 5वीं इकाई कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहते हैं। तो जब भी अतिरिक्त इकाई रहेगा, जब आएगा अतिरिक्त इकाई, तो ये होगा सीमांत होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता है, तो अतिरिक्त इकाई आएगा यानी सीमांत होगा, या वो उपयोगिता है तो सीमांत उपयोगिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि एक उपभोक्ता 2 वस्तु के 2 बंडलों, बंडल ए में समोसा 5 कचौड़ी 4 और बंडल बी में समोसा 5 तथा कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। तो ये कथन क्या है, दोनों के बीच ये तटस्थ है। तटस्थ यानी ये उसी बात में यहाँ पर तटस्थ रहे, मतलब ये मुखरता नहीं है कि वो उस वस्तु को खरीदेंगे तो उसी वस्तु को हम खरीदेंगे, दूसरा वस्तु को नहीं खरीदेंगे। तो ये तटस्थ रहता है। तो ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 15 - 2P है और वस्तु की प्रति इकाई कीमत यानी P दिया गया है 1 रुपये होने पे वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, यानी Q निकालने बोला है। देखिए Q बराबर 15 - 2P दिया गया है, तो यहाँ पर Q बराबर 15 - 2 × P। तो P का मान यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिए। तो 1 यहाँ पर कितना होगा 15 - 2, तो 15 में 2 जाए कितना होगा 13 होगा। तो 13 यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग फलन Q बराबर 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए मांग की कीमत लोच क्या होगा, तो मांग की कीमत लोच क्या होता है, यहाँ पर मांग की कीमत लोच होता है -ΔQ - ΔP × P/Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -ΔQ बटा ΔP यानी डिफ्रेंशिएशन इसका निकालेंगे। तो 1/P यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर P पर पावर -1 कर सकते हैं हम, P पर पावर -1 कर सकते हैं। तो P पर पावर -1 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, तो क्या होगा -1 × P पर पावर -2, ठीक है। उसके बाद P/Q, यहाँ पर देखिए माइनस एक पहले से था, तो पहले से और एक तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस × माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यानी P पर पावर -2 × P/Q, ये लास्ट टाइम है, ठीक है। इसको अब आगे करते हैं, तो आगे क्या था देखिए यहाँ पर क्या था P पर पावर -2 × P/Q था, ठीक है। इसको करेंगे आगे, तो P यहाँ पर P पर पावर -2 ऊपर में है तो नीचे प्लस में हो जाएगा × Q, यहाँ पर P और एक P कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/PQ बचेगा, ठीक है। तो बराबर 1/P, P का मान यहाँ पर देखिए P को P ही रख दिए और Q का मान यहाँ पर कितना है 1/P, तो 1/P यानी 1 नीचे P आएगा तो ऊपर P हो जाएगा, तो P कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बचेगा, यानी कीमत मांग की कीमत लोच क्या हो जाएगा 1 कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है कि माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दिखाया गया है। यहाँ पर प्राइस दिया गया है यानी कीमत दिया गया है, यहाँ पर डिमांड 1, यहाँ पर डिमांड 2 दिया गया है। उसके बाद आगे प्रश्न यहाँ पर है कि वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी। तो वस्तु की कीमत 3, देखिए वस्तु की कीमत यहाँ पर है, वस्तु की कीमत 3 यहाँ पर ये है, यहाँ पर बाजार मांग मात्रा क्या होगी, तो दोनों को डिमांड को जोड़ देंगे 7 और 18 को जोड़ देंगे, कितना होगा 7 और 18 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, यानी बाजार मांग मात्रा 25, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर देखिए। 13 नंबर प्रश्न है कि बजट रेखा 3x + 4y = 20 की ढाल क्या होगी। तो बजट रेखा का ढाल क्या होता है माइनस प्राइस ऑफ x यानी x वस्तु की कीमत डिवाइड प्राइस ऑफ y यानी y वस्तु की कीमत, ठीक है। तो माइनस x वस्तु देखिए ये होता है प्राइस x की कीमत इंटू x की मात्रा प्लस प्राइस ऑफ y यानी y की कीमत इंटू y बराबर 20, ठीक है। तो x वस्तु की कीमत कितना है 3 है, तो -3 डिवाइड y वस्तु की कीमत कितना है 4 है, तो 4, तो -3/4, तो -3/4 कौन सा ऑप्शन में है -3/4 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगा। देखिए यहाँ पर चाय और चीनी दो वस्तु दिया गया है, अगर चाय की कीमत घटेगा, चाय की प्राइस घटेगा
तो क्या होगा, देखिए चाय और चीनी दोनों को साथ साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, चाय और चीनी की। तो चाय की प्राइस अगर घटेगा तो तो चीनी को हम अधिक मात्रा में खरीदेंगे, तो चाय की कीमत कम होने पर चीनी की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो चीनी की मांग बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या है कि गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढाल क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि मांग का नियम, तो मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम ये होता है कि जब प्राइस बढ़ता है यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की यहाँ पर डिमांड घट जाती है, ठीक है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, ये होता है सामान्य वस्तु में। लेकिन गिफिन वस्तु में क्या होता है, गिफिन वस्तु में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, ठीक है। तो देखिए सामान्य वस्तु में ये उल्टा हो रहा है, यानी ये ऋणात्मक समन होता है सामान्य वस्तु में, ठीक है, और गिफिन वस्तु में सीधा दिशा में, देखिए एक ही दिशा में हो रहा है, यानी ये धनात्मक समन होगा, ठीक है। तो गिफिन वस्तु में ये धनात्मक होता है, तो धनात्मक यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न की यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के मांग यहाँ पर ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होता है, मांग की कीमत लोच अनंत होता है, ठीक है, अनंत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी साधन की कीमत को किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है, ठीक है। देखिए किसी वस्तु को उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ों की, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और हमें उद्यमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भूमि के लिए जो हम देते हैं उसको किराया देते हैं, श्रम के लिए जिसको हम देते हैं उसको मजदूरी देते हैं, और जो पूंजी रहता है उसको लाभ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि किसको हम मजदूरी देंगे, तो मजदूरी किसको देंगे, हम श्रम को देंगे, श्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या है कि 2 साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन दिया गया है, Q बराबर 5L + 3K है, श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की अधिकतम मात्रा को उत्पादन हो सकता है। देखिए अब Q बराबर 5L + 3K दिया गया है और पूंजी और श्रम की मात्रा 100 इकाई दिया गया है, तो इसको हल करते हैं तो Q बराबर क्या होगा, 5 × L की मात्रा 100 + 3 × K की मात्रा भी 100 दिया गया था, 100, तो यहाँ पर क्या होगा 500, यहाँ पर 300, दोनों को जोड़ कितना होगा, 500 300 कितना हो जाएगा 800, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि साधनों के औसत संयोग को तकनीक रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तकनीक रूप से ये दक्ष है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु 2 साधनों के औसत संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा को उत्पादन करते हैं। देखिए सम उत्पाद वक्र ये मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, ठीक है, सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है और इसमें विभिन्न वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है, तो विभिन्न वस्तुओं का संयोग तो प्राप्त होता है लेकिन प्रत्येक स्थिति में ये वस्तु का उत्पादन बराबर मात्रा में करता है, यानी वस्तु की समान मात्रा का उत्पादन करता है, समान मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि 2 साधनों एल तथा के लिए उत्पादन फलन Q बराबर ए अल्फा पर अल्फा के पर पावर बीटा है तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा, ठीक है। देखिए भैया इसको हल करते हैं। यहाँ पर Q बराबर ए अल्फा के पर पावर बीटा दिया गया, तो Q बराबर ए, एल का मान यहाँ पर कुछ यहाँ पर पूंजी 0 दिया है, तो एल रहेगा अल्फा इंटू पूंजी यानी कैपिटल, पूंजी यहाँ पर दिया गया है 0, तो 0 पर पावर बीटा, और 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो 0 होगा, तो यानी इसका उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है, तो यू आकार का आकार इसमें किस वक्र में होता है। देखिए कुल स्थिर लागत, तो कुल स्थिर लागत ये एक्स अक्ष के समांतर होता है। औसत परिवर्तनशील लागत, हाँ औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आकार यू आकार का होता है, ठीक है, यू आकार का होता है। कुल परिवर्तनशील लागत, तो कुल परिवर्तनशील लागत का आकार होता है उल्टा एस के आकार का, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि यू आकार का शेप किस में होता है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, यानी औसत परिवर्तनशील लागत, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 23 नंबर देखिए। 23 नंबर प्रश्न है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन
Q बराबर A अल्फा K पर बीटा में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा। ठीक है, पैमाने का ह्रासफल प्रतिफल, देखिए 3 तरह के प्रतिफल होता है। देखिए जब पैमाने का स्थिर प्रतिफल होगा तो A प्लस बीटा A प्लस बी बराबर 1 होगा। जब यहाँ पर वृद्धिमान होगा तो A प्लस बी इज ग्रेटर देन होगा, और जब ह्रासमान होगा तो A प्लस बी इज लेस देन होगा। तो यहाँ पर ह्रासमान पूछा गया, ह्रासमान प्रतिफल, तो ह्रासमान प्रतिफल यानी A प्लस बी इज लेस देन 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण दें। देखिए परिवर्तनशील लागत, तो देखिए 4 ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन ए है कि मकान का मासिक किराया है। तो किसी भी मकान का मासिक किराया हमें प्रत्येक महीना देना ही पड़ेगा, चाहे हमें किसी, देखिए अगर हम कोई दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलेंगे और किसी भाड़ा के घर में दुकान करेंगे तो हमें लाभ हो या लाभ ना हो हमें किराया देना ही पड़ेगा। अगर किराया अब 5,000 रुपया है तो हर महीना हमें 5 रुपया देना ही पड़ेगा, ये स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी स्थायी कर्मचारी का वेतन, अगर हम 2 लेबर रखे हैं तो 2 लेबर को हमें हर महीना वेतन, अगर मान लेते हैं कि उसको 10,000 देते हैं तो 10,000 हमें देना ही पड़ेगा, ये भी स्थिर रहता है। मशीन की लागत भी हमें देना ही पड़ेगा। और कच्चे माल पर क्या खर्च, अगर हम दुकान में ज़्यादा वस्तु बेचेंगे और ज़्यादा वस्तु को उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा कच्चा माल हमें लाना पड़ेगा, तो हमें खर्च ज़्यादा होगा। अगर दुकान में कम वस्तु को उत्पादन करेंगे तो हमें कम वस्तु को उत्पादन करना होगा, जिसके लिए हमें कम खर्च करना पड़ेगा, यानी ये परिवर्तन होगा, ये डिपेंड करता है। तो वस्तु के उत्पादन पर ये डिपेंड करता है। ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करेंगे ज़्यादा खर्च होगा, कम वस्तु का उत्पादन करेंगे कम खर्च होगा, यानी परिवर्तनशील लागत हो जाएगी यहाँ पर कि कच्चे माल पर क्या खर्च, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत में। ठीक है, इसको हम ग्राफ से देखेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। देखिए यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ का शेप क्या होता है। ग्राफ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एवरेज कॉस्ट यानी सीमांत लागत सबसे पहले खींचते हैं, और औसत लागत के जो न्यूनतम बिंदु होता है उसके न्यूनतम बिंदु से अगर हम सीमांत लागत निकालते हैं यानी मार्जिनल कॉस्ट निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत में। ठीक है, यहाँ पर औसत लागत जब बढ़ रहा है, देखिए औसत लागत यहाँ पर देखिए ये वाला औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट ये एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट में वृद्धि कब होगी, जब एवरेज कॉस्ट में वृद्धि कब होगी, तो एवरेज कॉस्ट में वृद्धि तब होगी जब सीमांत लागत, देखिए यहाँ पर सीमांत लागत ये वाला है, ये औसत लागत से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला देखिए ग्राफ, ऊपर वाला वक्र देखिए नीचे से ज़्यादा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन फलन Q बराबर 5 L/05 K/0.5 पैमाना का डैश प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। तो उत्पादन का फलन क्या होता है, इसके जो पावर में रहता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा कितना है 0.5, तो 0.5 प्लस बीटा कितना है 0.5। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 1। तो अभी बात की कि जब a प्लस बी बराबर 1 होता है तो स्थिर होता है, a प्लस बी जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ये वृद्धिमान होता है, और a प्लस बी जब लेस देन होता है तो ये ह्रासमान होता है। तो a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है यानी ये स्थिर होगा, स्थिर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 27 नंबर देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड है। 27 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत की लोच की मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कीमत की लोच की मान यहाँ पर निकालने बोला गया प्रश्न में। देखिए यहाँ पर 3 तरह की स्थिति होता है। जब मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी वस्तु की पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होता है। जब एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष से गुजरता है, यहाँ पर एक्स अक्ष से जब यहाँ पर गुजरता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच 1 से कम होता है। जब यहाँ पर वाई अक्ष से गुजरता है, वाई अक्ष से टच से गुजरता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 होता है, यानी 1 से ज़्यादा होता है, यानी 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर देखिए। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि मांग अधिक की स्थिति होती है जब, मांग अधिक कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड यानी कुल एग्रीगेट डिमांड यानी कुल मांग जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है यानी कुल पूर्ति से ज़्यादा होता है तो मांग ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है कि मांग की मात्रा अत्यधिक होती है, तो इसमें केवल मांग की मात्रा अत्यधिक दिया गया, पूर्ति से रिलेटेड नहीं किया गया। ऑप्शन बी है कि पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्ति की तुलना में यानी सप्लाई की
तुलना में यहाँ पर मांग को कम बताया गया। तो ये तो अधिक पूर्ति होता है, अधिक मांग नहीं होता है। ऑप्शन सी देखिए कि पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। देखिए पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, यानी ये अधिक मांग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर देखिए। 29वां प्रश्न है कि बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बाजार संतुलन की स्थिति में। ठीक है, तो बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होता है, मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होता है। तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर है। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है। 30 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। ठीक है, तो वस्तु की पूर्ति निकालेंगे, क्या होगा, वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 3 है, डिवाइड वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 4 है। तो 3/4 इसको डिवाइड देंगे कितना होगा, 0 4 7 28 0.75, यानी इकाई से कम आ रहा है। तो इकाई से जब कम आ रहा है तो ये क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर इकाई से कम आ रहा है, यानी सापेक्षिक बेलोजदार, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न कि यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो तो वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन होगा। ठीक है, देखिए इसको समझिए। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत यानी प्राइस, उसकी औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ये कम है। ठीक है, यानी लागत हमें ज़्यादा हो रही है और वस्तु से हमें कम आय प्राप्त हो रही है। तो जब लागत ज़्यादा होगी और वस्तु से हमें कम आय प्राप्त होगी तो उस वस्तु का हम उत्पादन करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 32 नंबर है। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या है कि एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या होगी। तो वस्तु की फर्मों की संख्या जब कम होगी तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाएगी, वस्तु का उत्पादन भी कम करेंगे और वस्तु का सप्लाई भी कम हो जाएगा, यानी फर्मों की संख्या कम होने से वस्तु की पूर्ति भी घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि बाजार में पूर्ति अधिक्य की स्थिति होती है जब, देखिए पूर्ति अधिक्य की स्थिति कब होती है, जब पूर्ति ज़्यादा होगी, यानी सप्लाई जब ज़्यादा होगी मांग की तुलना में। तो देखिए मांग की तुलना में सप्लाई अधिक किसमें है, देखिए ऑप्शन ए देखिए वस्तु का उत्पादन अधिक है तो इसमें नहीं है। ऑप्शन बी देखिए वस्तु की पूर्ति अत्यधिक देखिए इसमें नहीं है। वस्तु की स्टॉक में वृद्धि है इसमें नहीं है। ऑप्शन देखिए वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक है, देखिए मांग की तुलना में यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से सामयिक कीमत क्या हो गई। तो मांग घटने पर सामयिक कीमत में क्या होगी, तो जब वस्तु की यहाँ पर मांग घटेगा तो क्या होगा, वस्तु की मांग घटने से वस्तु की सामयिक कीमत में भी कमी आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 35 नंबर है। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है कि बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगा। तो प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन में बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है। ठीक है, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर कब होती है, तो 1 के बराबर कब होती है, देखिए इसको ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, इसको ग्राफ से समझेंगे ताकि आसानी के साथ समझ में आइए। जैसे देखिए इस तरह का ग्राफ, यहाँ पर डिमांड लाइन होता है और यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम की रेखा होती है। ठीक है, तो देखिए सीमांत आगम जब 0 होता है तब यहाँ पर डिमांड यहाँ पर 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है। मांग की लोच यहाँ पर 0 नहीं 1 होती है। ठीक है, मांग की लोच 1 होती है। जब यहाँ पर सीमांत आगम 1 से ज़्यादा होती है तो यहाँ पर मांग की लोच 1 से ज़्यादा होती है, और जब यहाँ पर सीमांत आगम 1 से कम होती है तो मांग की लोच भी 1 से कम हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर, देखिए मांग की लोच 1 के बराबर है तो सीमांत आगम क्या होगा, सीमांत आगम 0 होगा, 0 के बराबर होगा, तो सीमांत आय क्या होगा, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है। 37 में प्रश्न है कि किसी बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक कब होती है। तो औसत आगम में ऋणात्मक ढाल कब होती है, तो देखिए इसको तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू एक्स के समांतर होता है
और एकाधिकारी बाजार में एवरेज रेवेन्यू यानी सीमांत आगम ये ऋणात्मक दिशा में होते हैं, यानी इस तरह का इसका आकार है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इसमें ऋणात्मक होती है एकाधिकार में, और पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू यानी औसत आगम और सीमांत आगम दोनों एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि औसत आगम वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक कौन बाजार में होता है? एकाधिकारी बाजार में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 38 नंबर है। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा कि ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है, कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा में, कुल आगम वक्र यानी एवरेज रेवेन्यू एक क्षैतिज रेखा में है, तो मांग वक्र का आकार क्या हो जाएगा? तो मांग वक्र आ जाएगा आयताकार परवलय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती है हुई धनात्मक ढाल एक सरल रेखा में होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुल आगम वक्र बिंदु से गुजरती धनात्मक ढाल यानी सरल रेखा में होती है, तो यहाँ पर मांग वक्र का आकार क्या होगा? तो मांग वक्र का आकार क्या होगा? यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर इस तरह का डिमांड लाइन हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष के यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 40 नंबर देखिए, 40 नंबर प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए एक फॉर्मूले सीमांत आगम अनुसूची वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी, ठीक है। कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू, कुल आगम निकालने बोला गया है। 6 इकाई, तो देखिए पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, 5वीं इकाई, 6वीं इकाई, तो सभी को जोड़ देंगे, उसी को सभी सीमांत आगम को जोड़ देंगे तो कि 6 इकाई तक तो हो जाएगा कुल आगम, ठीक है। तो सभी को जोड़िए 10, 8, 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 तो 30, 30 0 30 यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर जाए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये अभी तक हम लोग 40 प्रश्न MCQ टाइप के कर लिए। फिर इस वीडियो हम लोग जैसे कि हम बोले थे पहले बार में कि 200 MCQ करेंगे, ठीक है। तो 200 MCQ को 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक वीडियो में करेंगे 100 MCQ और एक वीडियो में करेंगे 100 MCQ, ठीक है। तो इसमें 40 MCQ कर लिए और 60 MCQ। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि पहला प्रश्न इसमें है, इसमें देखिए हम तीन इसमें जो आप लोगों का मॉडल सेट है, 3 मॉडल सेट से ये प्रश्न उत्तर आप लोगों का उठाइए, ठीक है। तो अगला प्रश्न 1 नंबर के शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ठीक है। तो शब्द जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से 2 शब्दों से मिलकर बनाए, एक ओकस जर नॉमस से बनकर बनाया, ठीक है। ओकस जर नॉमस से बनकर बनाया, ठीक है। तो ओकस का अर्थ होता है घर या आवास और नवस का अर्थ होता है नियम, यानी ठीक है, यानी घर या आवास के नियम को ही कहा जाता है इकोनॉमिक्स। और ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, ठीक है। तो ग्रीक भाषा यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन करता है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र ये मूल बिंदु के अवतल दिशा में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज होता है, एक होता है उत्पादन संभावना वक्र, एक होता है समुत्पाद वक्र, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के अवतल होते हैं, समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के उत्तल होता है, ठीक है। तो अब उत्पादन संभावना वक्र प्रत्येक बिंदु में क्या होता है? आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन होता है, ठीक है, यानी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन हो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है क्या है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के अर्थशास्त्री कौन है? तो भारत के जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन बी है मोहम्मद उल हक, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, तो ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इस 4 ऑप्शन में से रघुराम राजन जो कि RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, वे भारत के अर्थशास्त्री है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन यह किस अर्थशास्त्री का है, ठीक है। तो मानव कल्याण का अध्ययन देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड मार्शल, तो अल्फ्रेड मार्शल मानव कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ धन संबंधित से संबंधित है। और यहाँ पर रॉबिन्स यहाँ पर दुर्लभता संबंधित अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कल्याण का अध्ययन करता है, तो कल्याण का अध्ययन कौन करता है? अल्फ्रेड मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है
कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी समझे कि दो तरह के अर्थशास्त्र रहती है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसके अंतर्गत आएगा, तो देखिए ऑप्शन है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण, तो ये राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, तो ये नहीं होगा। एक फर्म का संतुलन, हाँ एक फर्म का संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। बेरोजगारी का अध्ययन, ये समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए कि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग फलन Q बराबर 20 माइनस 2P दिया गया है, जहाँ पर P बराबर 10 दिया गया है तथा बाजार में उस वस्तु की 20 उपभोक्ता है, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वस्तु की मांग फलन दिया गया है कि एक वस्तु के मांग फलन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर ये दिया गया है एक वस्तु के मांग फलन एक उपभोक्ता का, तो उपभोक्ता कितना है 20 उपभोक्ता, तो 20 उपभोक्ता का मांग फलन क्या होगा 20 से गुना हो जाएगा। जैसे 1 केजी आलू का दाम अगर 10 रुपये रहेगा तो 20 केजी आलू का क्या होगा 10 से गुना कर देंगे 200 हो जाएगा। उसी तरह एक उपभोक्ता का मांग फलन 20 माइनस 2P दिया गया, तो 20 उपभोक्ता क्या होगा, तो 20 से गुना हो जाएगा, तो 20 इंटू 20 माइनस 2P, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 20 इंटू 20 यहाँ पर 400 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 2P यानी 40P हो जाएगा। ठीक है, तो 400 माइनस 40P। ठीक है, तो 400 माइनस 40P यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। तो उपयोगिता क्या होगा, तो उपयोगिता वही होता है जिस वस्तु से हमें अपने संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी आवश्यकता की संतुष्टि हमें प्राप्त होती है, उसको कहेंगे उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। देखिए औसत उपयोगिता, औसत लागत। तो देखिए औसत चीज़ जो रहता है, चाहे किसी भी चीज़ का आप औसत निकाल लीजिए, औसत उपयोगिता औसत लागत किसी भी चीज़ का, तो औसत कभी भी माइनस में नहीं निकलता। ठीक है, और कुल उपयोगिता ये तो माइनस में निकलता ही नहीं है, लेकिन सीमांत उपयोगिता ये माइनस में निकलता है। जैसे कि ग्राफ में अभी हमने देखे कि सीमांत उपयोगिता का ग्राफ इस तरह का होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये पॉजिटिव में होता है, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता का मान ऋणात्मक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तु की उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में, ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में रहेगा तो उपभोग क्या है अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करेगा, अधिकतम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की डैश आय खर्च होती है। तो बजट रेखा क्या होता है, देखिए बजट रेखा का शेप इस तरह का होता है। और बजट रेखा मतलब लोगों के पास कितना मतलब खरीदने के लिए पैसा है। मान लेते हैं उसके पास अगर 500 रुपया है, तो बाज़ार में कोई कपड़ा खरीदने के लिए गया है, तो उसे कहेंगे कि उसके पास उतना बजट है। तो उसकी बजट रेखा में अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की डैश आय खर्च होती है। तो जितना उसके पास बजट रहता है उस बजट का संपूर्ण आय उसका खर्च हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखिए 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगा। ठीक है, देखिए अब मांग रेखा दिया गया है, अब जी बिंदु पर यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब जो मध्य बिंदु होता है, तो जी मध्य बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होता है। मध्य बिंदु के ऊपर इकाई से अधिक होती है, मध्य बिंदु के नीचे इकाई से कम होती है। और जो यहाँ पर जो एक्स इसका टास्क करता है, एक्स इस पर जब छू रहा है, यहाँ पर मांग की लोच यहाँ पर 0 हो जाता है। अब जो वाई एक्स का छूता है, यहाँ पर मांग की लोच अनंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु जी पर कहा गया है, तो मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होता है 1 के बराबर, 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है। तो उदासीनता वक्र की मान्यता कौन नहीं है, देखिए
ऑप्शन ए की उपयोगिता को गिनती की संख्या से मापा जा सकता है, नहीं, उपयोगिता हम लोग गिनती से नहीं माप सकते। जैसे किसी वस्तु हम खाने जा रहे हैं कि ये वस्तु इतना स्वादिष्ट है, ये वस्तु इतना स्वादिष्ट है, तो हम लोग उसको गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो उसको हम क्रम दे सकते हैं, यानी ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। हाँ, ये विवेकशील प्राणी है, जिस वस्तु से उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है उसी वस्तु को खरीदते हैं, यानी ये वाला कथन यहाँ पर सही बोल रहा है। ऑप्शन सी देखिए कि उपभोक्ता का अधिमान एक दुष्ट रहता है, एक दृष्टि, यानी वो ये मतलब तटस्थ रहता है, यानी ये भी ऑप्शन यहाँ पर मतलब ये सही बोल रहा है। अगला ऑप्शन डी है कि उपयोगिता को क्रम माप संभव है, यहाँ क्रम दे सकते हैं कि ये इस वस्तु की तुलना में वो वस्तु हमें अच्छा है, यानी ये वस्तु की तुलना में बी वस्तु अच्छा है, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, क्रम दे सकते हैं, यानी ये भी सही कह रहा है। लेकिन प्रश्न क्या है कि कौन सत्य नहीं है, सत्य कौन नहीं है, ऑप्शन ए सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तु रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने का इच्छुक है। दोनों वस्तु की कीमत क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये क्रमशः एक्स और वाई का। तो बजट रेखा समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो यह बजट रेखा समीकरण निकालने का कहा है। तो बजट रेखा समीकरण क्या होगा, तो कि कुल आय बराबर प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स की मात्रा, ठीक है, प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई की मात्रा। तो यहाँ पर वस्तु का आय कितना है 20 दिया गया है, बराबर प्राइस ऑफ एक्स कितना है 4 इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई कितना है 5 इंटू वाई, ठीक है, यानी 4x प्लस 5y बराबर 20, ठीक है। तो 4x प्लस 5y बराबर 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तु के कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग है, ठीक है। प्रतियोगी वस्तु किसको कहेंगे कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु, ठीक है, उसको कहेंगे प्रतियोगी वस्तु। और पूरक वस्तु क्या किसको कहेंगे, पूरक वस्तु कहेंगे दोनों वस्तु साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। जैसे प्रतियोगी वस्तु कहेंगे कि हम लोग अगर चाय के बदले कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, चाय और कॉफ़ी को कहेंगे हम लोग प्रतियोगी वस्तु, ठीक है, चाय और कॉफ़ी। ये जैसे चाय के बदले कॉफ़ी पियेंगे या कॉफ़ी के बदले चाय पियेंगे। अगर चाय और चीनी लेंगे तो दोनों वस्तु साथ साथ पीरो के रहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको पूरक वस्तु कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है कि 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है, ठीक है, प्रतियोगी वस्तु। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन ए नंबर है कि चाय और चीनी। तो चाय और चीनी, एक सेकंड, यहाँ पर चाय और चीनी, तो चाय और चीनी दोनों वस्तु को एक साथ प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा। ब्रेड और बटर दोनों को मिलाकर एक साथ खाते हैं, तो ये भी पूरक वस्तु हो जाएगा। कार और पेट्रोल दोनों को एक साथ यूज करते हैं, ये भी पूरक वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी के बदले कोका कोला या कोका कोला के बदले पेप्सी, यानी ये प्रतियोगी वस्तु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष वाई अक्ष के समांतर है तो वस्तु की कीमत लोच मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर मांग रेखा जो वाई अक्ष के समांतर है, तो जब वाई अक्ष के समांतर होता है तो क्या होता है, जब वाई अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच 0 के बराबर होता है, ठीक है, मांग की लोच 0 होता है। और जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर प्रश्न कहा गया, तो एक्स अक्ष के समांतर तो मांग की लोच क्या होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए, अगला प्रश्न 17 नंबर है को उत्पादन से क्या तात्पर्य है। देखिए 4 ऑप्शन है। उत्पादन किसको कहेंगे, ऑप्शन ए कि आगत को निर्गत में बदलना, यानी इनपुट को आउटपुट में बदलना, हाँ ये भी उत्पादन कहेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन बी है कि नई उपयोगिता का सृजन। देखिए जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमारा उपयोगिता में क्या होता है, सृजन होता है, यानी ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना, यानी यह भी उत्पादन में आ जाएगा। ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी, यानी सभी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है कि परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को, ठीक है, कुल उत्पाद की परिवर्तन यानी डेल्टा टीपी डिवाइड डेल्टा क्यू, इसको क्या कहेंगे, इसको सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पाद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न इसमें 19 नंबर है। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन कौन है? तो उत्पादन किसको कहेंगे? किस उत्पादक कहेंगे जो किसी वस्तु का निर्माण करता है। जैसे कि ऑप्शन ए है कि साधन की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति। हाँ, ये वस्तु का निर्माण कर रहा है तो यानी ये उत्पादक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्पत्ति के साधनों में 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु के 24 तथा उत्पत्ति की 6 इकाई से 30 इकाई की उत्पादन होती है। तो सीमांत उत्पादन की मात्रा क्या होगी? ठीक है, सीमांत उत्पादन की मात्रा क्या होगी? तो देखिए 5 इकाई से कितनी यहाँ पर उत्पादन हो रहा है? 24, और 6 इकाई से कितना हो रहा है? 30। ठीक है, तो सीमांत उत्पादन यहाँ पर निकालने बोल रहा है। तो सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? डेल्टा, कुल उत्पादन में परिवर्तन, कुल उत्पादन में परिवर्तन डिवाइड कुल मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, तो कुल उत्पादन में परिवर्तन देखिए पहले 24 हो रहा है था, फिर 30 हो रहा है, यानी 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 कितना होगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद कुल मात्रा में परिवर्तन 6 हो रहा था, फिर 5 हो रहा था, 6 माइनस 5 यानी 1, यानी 6 डिवाइड 1 यानी 6, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर अतिरिक्त इकाई आ गया। हम अभी बताइए जब जब अतिरिक्त इकाई आएगा तब तब सीमांत होगा। ठीक है, अगर उपयोगिता रहेगा तो सीमांत उपयोगिता होगा, आगम होगा तो सीमांत आगम होगा, लागत होगा तो सीमांत लागत होगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त है यानी सीमांत तो आएगा ही, सीमांत लगा दीजिएगा। यहाँ पर क्या है? आगम है, यानी सीमांत आगम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किसी वस्तु की लागत में परिवर्तन होता है। ठीक है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ उसकी लागत में भी परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कुल परिवर्तनशील लागत, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर है। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? देखिए अभी इस तरह का बात किए, जब मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की लोच यहाँ पर 0, यहाँ पर पूर्ति की लोच 1 होता है। जब एक्स एक्सिस को टच करता है तो पूर्ति की लोच क्या होता है? यहाँ पर 1 से कम होता है। वाई एक्सिस टच करता रहता है तो पूर्ति की लोच 1 से अधिक होती है। तो मूल बिंदु से गुजर रहा है तो पूर्ति की लोच की मान क्या होगा? 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक वस्तु की कीमत 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या हुई? ठीक है, तो देखिए एक वस्तु की फॉर्म कितना है? 50 इकाई, और 3 जैसे इस तरह का 3 फॉर्म है तो 3 फॉर्म देंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 से 50 को गुना करेंगे कितना होगा? 150 बाजार पूर्ति हो जाएगा, यानी 150 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु को 6 इकाई बेचकर 70 रुपये करता सीमांत आगम निकालने को कहा गया। तो इसी तरह का प्रश्न अभी हल किए। सीमांत आगम कैसे निकालेंगे इसमें, यानी मार्जिनल रेवेन्यू किसे निकालेंगे? कुल आगम में परिवर्तन यानी डेल्टा टी आर बटा कुल मात्रा में परिवर्तन डेल्टा क्यू आर। तो कुल आगम में परिवर्तन तो पहले 50 था, फिर 70 आया, यानी 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, यानी 20 डिवाइड 1 यानी 20। तो इसकी सीमांत आगम के मान कितना हो जाएगा? 20 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि लाभ और लाभ बिंदु की प्राप्ति जब होती है। ठीक है, लाभ और लाभ बिंदु की उत्पत्ति, तो लाभ और लाभ यानी न तो लाभ हो रहा है और न तो अलाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का स्थिति कब होता है? तो लाभ और लाभ की स्थिति तब होता है जब टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम बराबर कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एम आर बराबर एम सी भी हो जाएगा, यानी ये दोनों स्थिति होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिया गया है, एम आर तथा एम सी बराबर होता है, ये भी दिया गया है, और टी आर और टी सी दोनों बराबर होते हैं, ये भी दिया गया है। लेकिन सबसे पहले होता है टी आर बराबर टी सी, तो उस हिसाब से देखना जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एम आर और एम सी बराबर रहेगा तो वो भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है। ठीक है, जब कीमत, देखिए इस तरह का प्रश्न कब देखिए अभी थोड़ा देर पहले किए, जब प्राइस यानी कीमत जब एवरेज कॉस्ट से कम होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है, तब हम उस वस्तु को उत्पादन करना बंद कर देता है। ठीक है, यानी हमें
लागत ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है और हमें प्राप्ति कम हो रहा है, तो हम उस वस्तु को उत्पादन करना बंद कर देंगे। यानी जब कीमत न्यूनतम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। तो दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस तरह की लाभ प्राप्त होती है, तो सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमों से Q बराबर -10 -2P तथा Q बराबर 5 + 3P साम्य कीमत क्या होगी। ठीक है, यानी साम्य कीमत यानी दोनों बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर Q, यहाँ पर ये बड़ा Q और ये बड़ा Q दोनों बराबर होगा, यानी 10 - 2P बराबर 5 + 3P ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो 10 यहाँ 5 है तो 5 को इधर लाएंगे तो 10 + 5 है तो इधर -5 होगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और इधर 3P है, यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा 3P इधर -2P यानी 5P हो जाएगा। ठीक है, P 5 कर जाए नहीं, क्या निकलेगा यहाँ पर 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो साम्य कीमत हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर देखिए। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच की मान याद कीजिए। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होता है कि वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 4 है, और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 5 है, तो 5 से 4 को डिवाइड कितना होगा 0.8। ठीक है, तो 0.8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो लाभ कब प्राप्त होती है, लाभ प्राप्ति वह होती है जब हमें प्राप्ति ज़्यादा होगी और हमें लागत कम होगी। ठीक है, यानी देखिए लाभ कब होता है जब हमें, देखिए जैसे आप लोग ये भी पढ़ चुके प्राइस इसमें हानि में भी पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु की लागत कम होती है तो उसमें हमें लाभ प्राप्त होती है, यानी टोटल रेवेन्यू से हम टोटल कॉस्ट को घटा देंगे तो हमें लाभ की प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक फर्म का संतुलन कब होता है, जब MR बराबर MC दोनों बराबर होता है तब ये संतुलन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब, देखिए संतुलन कीमत में वृद्धि कब हो सकती है, जब मांग और पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न है कि श्रम से क्या तात्पर्य है। तो श्रम किसको कहेंगे, श्रम उसको कहेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है कि कुशल श्रमिकों की संख्या, ऑप्शन बी है अकुशल श्रमिकों की संख्या, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी है कि श्रमिकों की संख्या, ऑप्शन डी है कि एक व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कार्य का घंटा। देखिए अगर किसी काम को हम करेंगे और कार्य पूरा होगा ही नहीं तो उसको हम श्रम कहेंगे, नहीं कहेंगे, यानी कुशल कर्म श्रमिक की संख्या यहाँ पर बात होगा नहीं, श्रम की संख्या भी होगा नहीं, और कार्य यहाँ पर देखिए पूरा हो रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि श्रम की सीमांत उत्पाद MPL है तो वस्तु की मूल्य P है, तो श्रम की सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए जैसे अभी हम बात की कि 1 केजी आलू का दाम अगर 5 रुपये रहेगा तो 10 केजी आलू का दाम कितना होगा 5 10 50 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर एक श्रम की सीमांत उत्पाद MPL है और उसमें वस्तु का मूल्य क्या P है, तो क्या कहेगा इसको P × MPL करेंगे, जिसमें इसमें 5 × 10 50 किया, उसी तरह P × MPL कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब, देखिए मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक कब होती है, तो 1 से अधिक स्थिति कब होती है, तो 1 के अधिक स्थिति कब होती है। देखिए इसको ग्राफ से करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर ग्राफ से करेंगे, जैसे कि इस तरह का एक ग्राफ होता है, यहाँ पर ये डिमांड लाइन होता है, यहाँ पर ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, जब यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम 0 होता है तब मांग की लोच यहाँ पर 1 के बराबर होती है। यहाँ पर सीमांत आगम जब 1 से अधिक होती है तो मांग की लोच 1 से अधिक होती है। सीमांत
आगम यहाँ पर 1 से कम होती है तो मांग की लोच भी यहाँ पर 1 से कम होती है। ठीक है, मांग की लोच भी 1 से कम होती है। तो प्रश्न क्या है कि मांग की लोच 1 से अधिक होती है, तो मांग की लोच 1 से अधिक कब होती है? जब सीमांत आगम धनात्मक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न क्या है कि दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एक एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन की मात्रा डैश होती है। ठीक है, दीर्घकाल में यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर है। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? विभेदीकृत कीमत किसको कहेंगे? विभेदीकृत कीमत इसको कहेंगे कि अलग अलग उपभोक्ता से, अलग अलग क्रेता से हम अलग अलग कीमत लेंगे। देखिए, ठीक है, देखिए जैसे किसी उपभोक्ता से हम 10 रुपये ले लेंगे, किसी उपभोक्ता से 5 रुपया ले लेंगे, या किसी उपभोक्ता से हम 20 रुपये भी ले सकते हैं, यानी अलग अलग कीमत हम ले सकते हैं। तो देखिए अलग अलग कीमत हम क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हम जब उत्पादक करने वाला एक ही रहेगा, यानी उस वस्तु को उसको एक ही अधिकार उसको एक का रहेगा। ठीक है, यानी एक का अधिकार वस्तु में विभेदीकृत कीमत रहता है। ठीक है, देखिए अब 2 तरह की स्थिति होती है। विभेदीकृत कीमत जब रहेगा तो एकाधिकार बाजार में होगा, और जब विभेदीकृत वस्तु रहेगा, ठीक है, विभेदीकृत वस्तु रहेगा तो ये होता है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कीमत है तो यह एकाधिकार बाजार में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? दीर्घकाल, एक तो कहा गया दीर्घकाल में और कहा गया असामान्य लाभ की स्थिति किस बाजार में होती है? तो किस बाजार में होती है? एकाधिकार बाजार में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है। देखिए एकाधिकार में विक्रेता की संख्या तो 1 होती है, लेकिन क्रेता की संख्या बहुत सारी होती है, यानी क्रेता की संख्या हो जाएगी अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग 80 प्रश्नों का हल कर चुके हैं। ठीक है, पहले वाला में 40 किए, फिर 40 किए, यानी 80 कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि 100 प्रश्न करेंगे। ठीक है, यानी और 20 प्रश्न हमारा बचा हुआ। तो चलिए 20 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है कि आदर्शक, एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर लेते ताकि आप लोगों को दिखाई दे। पहला प्रश्न 1 नंबर है कि आदर्शक अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, के संबंध में क्या सकते हैं? देखिए 2 तरह की अर्थशास्त्र यहाँ पर होता है, एक आदर्शक और एक होता है वास्तविक। ठीक है, तो आदर्शक में क्या होता है? आदर्शक में यहाँ पर होता है कि वस्तु का उत्पादन कैसा होना चाहिए। ठीक है, और वास्तविक में होता है कि क्या है वस्तु का उत्पादन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कि आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, तो क्या है नहीं होता, ये वास्तविक में होता है, यानी ये गलत है। ऑप्शन बी कि आदर्शक अर्थशास्त्र तथ्य पर आधारित होता है, नहीं, वास्तविक अर्थशास्त्र कारण और परिणाम पर आधारित होता है, यानी तथ्य पर आधारित वास्तविक अर्थशास्त्र में होता है, यानी ये भी गलत है। अगला ऑप्शन सी कि आदर्शक अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन डी है कि आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, हाँ ये सही है, परामर्श देना है, यानी क्या होना चाहिए ये आदर्शक अर्थशास्त्र में है। ठीक है, और वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है और ये कारण और परिणाम पर आधारित होता है, तो यहाँ पर परामर्श रहता है, यानी क्या होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा क्या होता है? ठीक है, देखिए वो 3 सामान्य तो अर्थशास्त्र व्यवस्था तो 5 तरह का होता है, लेकिन मुख्य आधार पर 3 तरह के होती है, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर जो समाधान होता है ये बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का सहयोग रहता है, सरकार का भी रहता है और निजी क्षेत्रों का भी रहता है। तो केंद्रीय समाधान का समाधान बाजार शक्ति के द्वारा कौन सी अर्थव्यवस्था में किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने के क्या कारण है? देखिए उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर होते हैं, तो बाएं से दाईं ओर एक इसका कारण क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं होता है तकनीक के विकास होने के कारण। जैसे जैसे हमारा तकनीक में विकास होता है वैसे वैसे हमारा उत्पादन में वृद्धि होते जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है
कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 कुंटल गेहूं का उत्पादन का त्याग करता है, तो धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगा। ठीक है, तो अवसर लागत किसको कहेंगे, अवसर लागत इसको कहेंगे कि त्यागी गई मात्रा को कहा जाता है अवसर लागत। ठीक है, तो त्यागी गई मात्रा, तो किसको त्याग कर रहा है, 120 कुंटल गेहूं के उत्पादन को त्याग कर रहा है। ठीक है, तो अवसर लागत क्या हो जाएगा, 120 कुंटल गेहूँ। तो 120 कुंटल गेहूँ कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अलावा इसमें 5 नंबर है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला गुलाब जामुन के निम्न बंडल का सही अधिमान क्रम क्या है। जैसे बंडल ए है 4-5, बंडल बी है 3-5 और बंडल सी है 5-6। तो जिसमें ज़्यादा वस्तु मिलेगा उस वस्तु को खरीदेगा कोई भी उपभोक्ता। तो देखिए तीनों को तुलना कीजिए, ए बी और सी तीनों को देखिए ध्यान से। तो देखिए सबसे ज़्यादा सी में है, तो सबसे पहले सी को खरीदेगा। उसके बाद देखिए ए और बी की तुलना कीजिए, ए और बी में देखिए इसमें 4-5 है, इसमें 3-5 है। तो देखिए इसमें 3 की तुलना में 4 ज़्यादा, यानी ए को खरीदेगा। और फिर बचा क्या, बी बचा, यानी सी ए और बी। तो सी ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर्गत किया जाता है। फिर से आ गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बड़े बड़े आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो चलिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। 1 घंटा करीब होने चला गया और काफ़ी हम थक भी गए, तो साउंड में थोड़ा आप लोगों का स्लो हो सकता है। तो चलिए 100 प्रश्न का तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको। जैसे कि पहला ऑप्शन है एक उपभोक्ता संतुलन, तो ये तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी एक फॉर्म का संतुलन, ये भी नहीं होगा, ये व्यष्टि में आएगा। ऑप्शन सी है कि एक वस्तु की कीमत निर्धारण, ये भी नहीं होगा। एक वस्तु का कीमत निर्धारण, ये व्यष्टि में होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी कि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, हाँ ये समष्टि में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अतिरिक्त आ गया, जब जब हम बोले जब जब अतिरिक्त आएगा तब तब सीमांत वार्ड जोड़ते जाएंगे। तो अतिरिक्त आ गया तो सीमांत होगा, और उसके बाद देखिए कि आगम आएगा तो आगम जोड़ेंगे, उपयोगिता आएगा तो उपयोगिता जोड़ेंगे, उत्पादक आएगा तो उत्पादक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ उपयोगिता, तो यानी उपयोगिता जोड़ेंगे, यानी सीमांत उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान। तो देखिए इसमें 3 तरह की स्थिति होती है। सबसे पहले इसको ग्राफ से देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कुल उपयोगिता यानी टोटल रेवेन्यू का शेप इस तरह का होता है, और इसमें जो आप लोगों का सीमांत आगम की सीमांत यूटिलिटी है, ठीक है, इसमें यू होगा, ठीक है, सीमांत यूटिलिटी। तो जब यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोगिता जब यहाँ पर 0 होता है तब कुल उपयोगिता यहाँ पर अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है, यहाँ पर अधिकतम होता है जब 0 होता है, यहाँ पर 0 जब होता है। सीमांत उपयोगिता जब धनात्मक होती है यहाँ पर तब कुल उपयोगिता पर बढ़ती होता है। सीमांत उपयोगिता देखिए यहाँ पर ऋणात्मक जब होता है तो कुल उपयोगिता पर घटती है। ठीक है, कुल उपयोगिता पर घट रही है। तो 3 तरह की स्थिति होती है। तो देखिए तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, उदासीनता के कथन में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कि उदासीनता का वक्र का ढाल, देखिए सबसे पहले उदासीनता वक्र का शेप हम लोग देख लेते हैं, बस छोटा आकार से देख लेते हैं। उदासीनता वक्र का शेप इस तरह का होता है, ये ऋणात्मक ढाल में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, हाँ ये सही बोल रहा है, यानी ये सही बोल रहा है। उदासीनता वक्र का मूल बिंदु का उत्तल होता है, मूल बिंदु की उत्तल है, यानी ये भी सही है। ऑप्शन सी कि उदासीनता वक्र को सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। देखिए 2 उदासीनता वक्र, एक उदासीनता वक्र ये है और एक उदासीनता वक्र ये है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। लेकिन देखिए उदासीनता वक्र में ये होता है, देखिए ये IC1 है, ये IC2 है, तो जो ऊपर में होता है उसकी उदासीनता वक्र ज़्यादा होती है। तो जब इसमें काट रहा है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु में देखिए, इस बिंदु में पहले ये तो ज़्यादा हो रहा है, जब ऊपर वाला देखें तो इसमें ज़्यादा आ जा रहा है, तो यानी एक दूसरे की प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, यानी एक गलत कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में
8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच निकालने कहा गया। तो मांग की कीमत लोच क्या होता है? मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 8 डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 4। 7 से घटाएंगे कितना होगा? 4 2 में 2, 4 में 2 में 4 2 में 8। ठीक है, तो 2 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित कब होगी? ठीक है, बजट रेखा दाहिनी ओर। ठीक है, यह देखिए इस तरह का बजट रेखा होता है। इस पहला बजट रेखा हुआ जब मेरा आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा यहाँ पर दाहिनी ओर, ये दाहिनी ओर बढ़ जाएगा। तो मेरा आय में जब वृद्धि होगी तो बजट रेखा दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर देखिए, इस तरह का प्रश्न पहले हम सॉल्व कर चुके हैं कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो इस तरह का अभी किए हम लोग। जब मध्य बिंदु में होती है तो मांग की लोच 1 के बराबर होती है, मध्य बिंदु के ऊपर होता है तो मांग की लोच 1 से ज़्यादा होती है, मध्य बिंदु के नीचे होती है तो मांग की लोच 1 से कम होता है। एक्स के जब टच करता है तो मांग की लोच 0 होता है, वाई एक्स के जब टच करता है तो मांग की लोच अनंत होता है। तो देखिए जी बिंदु मध्य बिंदु के नीचे है, यानी मांग की लोच इकाई से कम होगा। इकाई से कम यानी 1 से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर है। 13 नंबर क्या प्रश्न है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? ठीक है, देखिए उदासीनता वक्र विश्लेषण में 2 शर्त होता है। देखिए उदासीनता वक्र विश्लेषण, एक तो ये बजट रेखा को टच करेगा जो उदासीनता वक्र रहेगा। ठीक है, पर इसको टच करेगा, एक शर्त ये होता है, और दोनों का ढाल आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर गया, ये तो सही है। ऑप्शन बी है कि उदासीनता वक्र और बजट रेखा का ढाल बराबर होगा, हाँ ये भी सही है, यानी ये भी सही है। MRS बराबर PX डिवाइड PY, तो ये भी बराबर है, दोनों का ढाल बराबर है, यानी ये भी सही है। यानी इसका उत्तर क्या जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि यदि उपभोक्ता के आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु X क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर एक उपभोक्ता के आय में वृद्धि, जब उसकी इनकम में जब वृद्धि होगी तो ये क्या करेगा? उसको जब वस्तु की, यहाँ पर एक प्रश्न दे, उपभोक्ता के आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में यहाँ पर कमी हो जाती है। तो जब उसकी आय बढ़ रहा है तो उस वस्तु को खरीदना कम खरीदेगा। तो जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उस वस्तु को कम खरीदेगा कब? जब वस्तु घटिया किस्म का वस्तु रहेगा। तो ये कौन सा वस्तु रहेगा? घटिया किस्म का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तु कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? अभी बात की कि पूरक वस्तु साथ साथ में चलती है और प्रतियोगी वस्तु एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु करेंगे। ठीक है, जैसे कि चाय और चीनी दोनों साथ साथ में चलते तो इसको पूरक वस्तु कहेंगे। और चाय और कॉफ़ी, चाय के बदले कॉफ़ी हम पिएंगे या कॉफ़ी के बदले हम चाय पिएंगे तो इसको प्रतियोगी वस्तु कहेंगे। तो पूरक वस्तु कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन ए है कि चाय और कॉफ़ी, इसको नहीं कहेंगे, ये प्रतियोगी वस्तु है। ऑप्शन बी है पेप्सी और मिरिंडा, ये भी प्रतियोगी वस्तु, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन सी है लक्स सामान या डाब सामान, ये भी प्रतियोगी वस्तु है। ऑप्शन डी है चाय और चीनी दोनों साथ साथ में चलते हैं, यानी पूरक वस्तु ये जगह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए जो उत्पादन फलन जो होता है, उत्पादन फलन होता है कि वस्तु के उत्पादन और उस वस्तु के उत्पादन के साधनों के बीच प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो संबंध होता है उसको कहा जाता है उत्पादन फलन। तो वस्तु की उत्पादन मात्रा और उस वस्तु के साधनों के बीच जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होता है जब, देखिए औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी और सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कब बराबर होती है? तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों आपस में बराबर कब होते हैं? जब औसत उत्पाद या औसत उत्पाद सीमांत, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है कि औसत उत्पाद जब अधिकतम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या कि यदि कुल लागत TC उत्पादन की मात्रा Q, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर सीमांत लागत यानी MC बराबर क्या होगा? डेल्टा TC, यानी कुल लागत में परिवर्तन, कुल मात्रा में परिवर्तन, यानी डेल्टा Q, यानी डेल्टा TC डिवाइड डेल्टा Q, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 19 नंबर है।
19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस काल से है। तो पैमाने का प्रतिफल किस काल से है, दीर्घकाल से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दो तरह का प्रतिफल होता है, अगर यहाँ पर परिवर्तनशील नियम का रहेगा तो अल्पकाल होगा, और पैमाने का प्रतिफल होगा तो दीर्घकाल हो जाए। तो पैमाने का प्रतिफल है यानी दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न है कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए जब दीर्घकाल की स्थिति रहेगा तो उसमें केवल परिवर्तनशील साधन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब अल्पकाल की स्थिति रहेगी तो अल्पकाल की स्थिति में स्थिर साधन और परिवर्तनशील दोनों रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोगों का 40 MCQ का करें, फिर 40 किए, फिर इसमें 20 किए, तो सभी को करेंगे तो कितना 100 MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में ठीक हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हुआ, और पार्ट 2 में हम उसमें फिर 100 MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर करेंगे। फिर आप लोगों का 200 MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हो जाएगा। तो ये दोनों वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।